इफ़ यू वांट टू बिकम ए किंग यू विल डूइंग वर्क हार्ड। तो दोस्तों, अगर आपको राजा बनना है तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा। वह कठिन परिश्रम कैसे आएगा? वह कठिन परिश्रम आपको खुद करना होगा, आपके अंदर खुद मोटिवेशन लाना होगा आपको। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक को शुरू करेंगे वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हालांकि दोस्तों, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमारे भूगोल में, ये भूगोल का विषय नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे भूपटल पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो महासागर हो, चाहे वो महाद्वीप हो, हर घटना से लगभग पृथ्वी के आंतरिक भागों से संबंध है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो घटनाएं घटती हैं उससे ही क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर जो है निर्माण और विनाश होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने ये एक सेब रखा है। ठीक है, ये सेब रखा है, ललचाइएगा ना। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, ये सेब एक उदाहरण है। मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, सपोज क्या है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी को, जैसे इस सेब को 4 भागों में विभाजित करते हैं, इस सेब को 4 भागों में जब विभाजित कर देंगे तो कुछ इस तरह का सेब, 3 भाग को हटा देंगे तो चौथा भाग जब देखेंगे तो कुछ इस तरह का सेब आएगा, इस तरह का सेब आएगा। ऐसे मान लीजिए है, सपोज मान लीजिए पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है या सेब है आपका, इसको 4 भागों में काट दिया गया, 3 भागों को मिटा दिया, तो यही तो सेब आया। अब यही हम किए हैं, इसी को ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिए हैं। ठीक है, तो बस वही सेब में आ गया है। तो इसका सेब को दिखाने का मतलब सिर्फ इतना था कि आपको समझ में आ जाए कि पृथ्वी को अगर, चूँकि पृथ्वी भाई इतनी बड़ी है तो उसको काट तो सकते नहीं है, तो इसको एक आधार बना दिया गया कि इस तरह से पृथ्वी हमारी, इसको काट के हम इस शेप में ला सकते हैं। ठीक है, तो अब पृथ्वी के इस शेप के अंदर क्या है अभी तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि सेब डेली खाते हैं, लेकिन पृथ्वी को जब किसी ने, कोई उसके अंदर गया नहीं, तो इसको कैसे पता चला कि जो है पृथ्वी के अंदर है क्या? तो दोस्तों इसके लिए जो है क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ विद्वान हमारे हैं, तो उन्होंने विभिन्न तरीका अपनाया, विभिन्न साधन अपनाए कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में है क्या। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में देखा जाए तो 2 प्रकार के साधन प्रयोग किए जाते हैं। एक अप्राकृतिक साधन है और दूसरा जो है प्राकृतिक साधन है। अप्राकृतिक में घनत्व, दबाव और तापक्रम है। ठीक है दोस्तों, अप्राकृतिक में घनत्व, दबाव और तापक्रम है, लेकिन इनसे क्या सटीक जानकारी हमको मिलती है कि पृथ्वी के अंदर क्या है? नहीं, इनसे बिल्कुल हमें जानकारी मिलती है, थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है। ये जानते हैं कि पृथ्वी ऊपर से नीचे जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ने लगती है, लेकिन एक सटीक जानकारी कि पृथ्वी के अंदर कैसा है भैया माहौल, लिक्विड है, ठोस है, क्या नहीं है, क्योंकि वहाँ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर भी तो बढ़ता है हमारा, नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो आदमी कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर प्राकृतिक साधन पे हम आते हैं। तो प्राकृतिक साधन पे ज्वालामुखी की बात करते हैं। अब ये ज्वालामुखी जो है ये मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है, ज्वालामुखी मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है। तो उस मैग्मा जब ठंडा होता है तो लावा बनता है, तो उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन क्या बताइए आपको, उससे पृथ्वी के अंदर क्या है, इतनी गहराई पर 6370 किलोमीटर की गहराई तक क्या है, ये हमें पता चलेगा? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो इसका एक सटीक जानकारी, अगर एक ठीक ठाक जानकारी हमको चाहिए जो वर्तमान में मान्य भी है, तो वो कौन सा विज्ञान है? तो हमको पढ़ना पड़ेगा भूकंप विज्ञान। तो भूकंप विज्ञान में जब देखते हैं भूकंप विज्ञान में, तो भूकंप विज्ञान से बहुत हद तक हम पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी हमको मिलने लगती है। कैसे मिलने लगती है? क्योंकि दोस्तों भूकंप विज्ञान में जो है, जब कहीं भूकंप आता है तो 3 प्रकार की तरंगें उसमें से निकलती हैं। हालांकि और तरंगें निकलती हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। ये तरंगें कौन कौन सी तरंगें हैं? ये तरंगें पी तरंगें हैं, दूसरा एस प्रकार की तरंगें हैं और तीसरा यल प्रकार की तरंगें हैं। ठीक है, इन तरंगों के माध्यम से ही हम जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, ये पी जो तरंग है इसको प्राथमिक तरंग कहते हैं, इसको द्वितीयक तरंग कहते हैं और इसको
पृष्ठीय तरंग कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, यल को पृष्ठीय तरंग कहते हैं, पी को प्राथमिक तरंग, यस को द्वितीयक तरंग और यल को जो है क्या कहते हैं, पृष्ठीय तरंग कहते हैं। अब देखिए पी की एक क्वालिटी होती है कि यह लिक्विड में और सॉलिड में दोनों में चल सकता है। वहीं पे अगर एस तरंग की बात करते हैं, यस तरंग मतलब कि द्वितीयक तरंग की बात करते हैं, तो यह केवल जो है सॉलिड में चलता है, ये लिक्विड में नहीं चल सकता है। और जो यल तरंग है ये पृथ्वी के पृष्ठीय भाग पे, मतलब अगर ये पृथ्वी है तो यहाँ पे इस तरह से ये जो है इस तरह से इसकी गति होती है। सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन है, सबसे ज़्यादा हानिकारक ये यल प्रकार की है। ठीक है, इसे लव तरंग भी कहते हैं। तो इसको दोस्तों हम भूकंप के चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि जो ये हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, ये इसी आधार पे पृथ्वी के आंतरिक भागों को कि पृथ्वी के अंदर क्या है, इसी के आधार पे जो है चीज़ें निकाली गई हैं। ठीक है, अब इसको नोट कहाँ करते हैं, इसको सिस्मोग्राफी पे नोट करते हैं। ठीक है, अब जब भूकंप चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो भूकंप के बारे में, इन तरंगों के बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, अभी आप केवल इतना जानिए कि इन तरंगों का क्या रोल है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के को जानने में। ठीक है, चलिए अब देखिए ये पृथ्वी को हमने काट लिया है। ठीक है, पृथ्वी का ये एक पार्ट है, एक भाग है, ये काट लिया है हमने। तो देखिए सबसे ऊपर वाला भाग जो है, तो पृथ्वी को जो नवीनतम संकल्पना है, नवीनतम जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार जो है ये पृथ्वी का रूप है। ठीक है, तो देखिए इसके पहले स्वेस महोदय एक थे, उन्होंने सियाल, सीमा, निफे इस तरीके से जो है विभाजित किया था। तो अगर प्रश्न में पूछ लेगा कि कौन से विद्वान है तो स्वेस का नाम आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आपके यहीं से पूछते हैं। ठीक है, किसी भी कंपटीशन के लिए प्रश्न आपके यहीं से पूछते हैं, तो इसको एकदम बढ़िया से व्याख्या कर दे रहे हैं ताकि आप इसको आपके रग रग में भर जाइए। ठीक है, आपके रग रग में भर जाए और कहीं भी कोई भी अगर मतलब पूछे आपसे, तो आप वहाँ पे कोई भी परीक्षा में पूछे तो आप जो है यहाँ से प्रश्न कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत है ना पृथ्वी का, ये ऊपरी परत, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इसको क्रस्ट कहा जाता है। ये ऊपरी परत क्रस्ट कहा जाता है। और ये 0 किलोमीटर से लेके 34 किलोमीटर तक, 0 किलोमीटर से 34 किलोमीटर तक जो पाई जाती है वो भू प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये कभी कभी क्रस्ट नाम ले लेगा, कभी कभी भू प्रॉपर्टी नाम ले लेगा। तो ये 34 किलोमीटर तक, लगभग 34 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। ठीक है, तो देखिए पहले हम एक सिंपल सा विभाजन करते हैं, उसके बाद बताएंगे किस किस भागों से विभाजित हो रहा है। तो ये देखिए ऊपर वाला 34 किलोमीटर तक का भाग ये क्या है, ये है क्रस्ट। इसके बाद देखिए दोस्तों 34 किलोमीटर से हम शुरू करते हैं। ठीक है, और देखिए 3200 किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर से शुरू करके 3200 किलोमीटर तक जब जाते हैं तो ये जो भाग होता है ये मेंटल है। इसको क्या कहते हैं, मेंटिल। इसको क्या कहते हैं, मेंटिल। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, मेंटिल कहते हैं। ऊपर वाला भाग 34 किलोमीटर तक क्रस्ट हो गया, 34 किलोमीटर से शुरू हुआ 3200 किलोमीटर तक क्या हुआ, इसको कहते हैं मेंटिल। और 3200 से शुरू होता है और 6371 किलोमीटर तक क्या कौन सा भाग होता है, इसको कहते हैं कोर भाग। क्या कहते हैं, कोर। तो 3 पार्टों में दोस्तों विभाजित कर दिया गया, क्रस्ट, मेंटिल और कोर। तो क्रस्ट वाला भाग ऊपर से, जैसे यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ से शुरू किया। मान लीजिए ये हमारा सेब है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है, हमारी पृथ्वी। अब इसमें से मान लीजिए ये चीज़ हम घुसा रहे हैं अंदर, इसको मान लीजिए खूब घुसाए, एक लट्ठा बहुत बड़ा मान लीजिए पृथ्वी के अंदर ऐसे धंसा दिए और घुसाए, ये पृथ्वी के केंद्र तक ले गए। मतलब कि कितना, 6371 किलोमीटर तक इसको घुसा के ले गए। ठीक है, तो अब फिर इसको निकाल लिए। तो अब निकाले तो ऊपर वाला घुसा था, तो ऊपर वाला भाग 34 किलोमीटर तक जो है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये 34 किलोमीटर तक ये भू प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद जो शुरू हुआ 3200 किलोमीटर तक, ये क्या हो गया, मेंटिल वाला भाग हो गया। इसके नीचे 3200 से और जो है 6371 तक जो भाग है वो क्या कहा गया, वो कहा गया कोर भाग। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, तो आइए अब आगे देखते हैं। तो अब इनका विभाजन कर लेते हैं हम। और दोस्तों ये कुछ जहाँ पे ये ख़त्म होते हैं, जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो ये किसी असंबद्धता से जुड़े हुए हैं। मतलब वहाँ कुछ ना कुछ
परिवर्तन है, ठीक है, एक असंबद्धता है, तो यही इसको विभाजित करता है, ठीक है। तो असंबद्धता को विद्वानों ने खोजा, कुछ तो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करता है? क्रस्ट और मेंटल को मोह असंबद्धता अलग करती है। क्रस्ट और मेंटल को मोह असंबद्धता अलग करती है, मोह असंबद्धता अलग करती है क्रस्ट और मेंटल भाग को, ठीक है। तो ये आपका ये तीनों जो है इनको हम बांट रहे हैं, उसके बाद फिर बांटेंगे, क्योंकि दोस्तों सबका जो है दो पार्ट है। जैसे क्रस्ट में भी ऊपरी क्रस्ट है, निचला क्रस्ट है, ऊपरी मेंटल है, निचला मेंटल है, ऊपरी कोर है, निचला कोर है, ठीक है। तो इसको दो बार, लेकिन अभी हम तीनों भाग में विभाजित करके ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो क्रस्ट और मेंटल को कौन भाग विभाजित, मेंटल को कौन भाग विभाजित करता है? मोह असंबद्धता। ये दोस्तों 1909 में मोह रोबोकिक एक विद्वान थे, 1909 में इसका पता लगाए थे, इसलिए उन्हीं के नाम पे मोह असंबद्धता इसको रख दिया गया है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो है आपका आ जाता है मेंटिल और कोर के मध्य। मेंटिल और कोर के मध्य कौन सी असंबद्धता है? तो इसको दोस्तों कहते हैं गुटेन वर्ग असंबद्धता। क्या कहते हैं? गुटेन वर्ग असंबद्धता। इसको क्या कहते हैं? गुटेन वर्ग असंबद्धता। तो ये मेंटल और ये कोर, ठीक है, इसके मध्य में जो इनको अलग करता है इनको कहते हैं गुटेन वर्ग असंबद्धता, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये तीनों हम याद कर लेंगे, ये तीनों हमको याद करना है। देखिए क्रस्ट और मेंटल मोह हो गया, क्रस्ट और मेंटल मोह हो गया, और इसके बाद मेंटल और कोर कौन हो गया? गुटेन वर्ग हो गया। क्रस्ट और मेंटल मोह असंबद्धता, और मेंटल और कोर क्या हो गया? मेंटल और कोर जो है गुटेन वर्ग असंबद्धता। ये दो याद रखेंगे, ठीक है, इन दोनों को हमेशा याद रखना है। अब देखिए ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को भी जो है अलग करता है असंबद्धता, ठीक है, उसको भी अभी बताएंगे। इसके बाद ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, उसमें भी एक विस्कोसिटी लगती है, उसको भी बताएंगे। और अपर कोर और जो नीचे का कोर है, ठीक है, उसमें भी एक असंबद्धता है, उसको भी अभी हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट, इसको क्या कहते हैं? कोनराड असंबद्धता। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को विभाजित जो असंबद्धता कहती है इसको कोनराड असंबद्धता कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कोनराड असंबद्धता। इसके बाद देखिए ऊपरी मेंटल और निचला मेंटिल, इसको जो असंबद्धता अलग करती है उसको क्या कहते हैं? रेप्टी असंबद्धता। क्या कहते हैं उसको? रेप्टी असंबद्धता कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? रेप्टी असंबद्धता। इसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, तो नीचे देखिए यहाँ पे जो है बाह्य कोर और आंतरिक कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर को कौन सी असंबद्धता अलग करती है? यह है लेहमैन असंबद्धता, ठीक है। इसको संक्रमण असंबद्धता भी कहते हैं। तो ये दोस्तों 3 और 2 5 हो गए, पाँचों हमको याद करना है, ठीक है, और इसको कायदे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी की बात हम जब करते हैं तो डेंसिटी देखते हैं, ऊपर की डेंसिटी जो है वो 2.7 है, ठीक है। लेकिन अब मेंटल में जब हम आएंगे, मेंटल भाग में, तो ये पृथ्वी का घनत्व तो यहाँ पे जो है 5.5 हो जाता है। लेकिन वहीं जब कोर भाग में घुसते हैं तो इसका घनत्व तो अचानक बढ़ने लगता है और ये 10 से 13 आपको दिखाता है, 10 से 13 घनत्व आपको दिखाता है। तो ये दोस्तों हमने इसके बारे में पूरी चर्चा कर ली। अब आइए एक एक के बारे में क्या क्वालिटी है, आइए उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए अब हमारा क्रस्ट, आइए यहाँ पे देखते हैं। अब ये क्रस्ट किन भागों से बना हुआ है? तो ये क्रस्ट देखिए बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। ये क्रस्ट हमारी किन भागों से बनी हुई है? बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। अब देखिए ऊपर वाला ये 2 भाग हैं इसके, सियाल और सीमा, ठीक है, सियाल और सीमा, ये मतलब ये भाग सियाल और सीमा 2 भाग हैं। सियाल क्या है? सियाल सीमा पर क्या कर रहा है? तैर रहा है, ठीक है। सियाल सीमा पर क्या हो रहा है? तैर रहा है। तो देखिए सियाल बना किससे है? सियाल जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है। सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है।
वहीं अगर सीमा की हम बात करते हैं तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। सीमा क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। सियाल किससे बना हुआ है दोस्तों? सियार सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है। सीमा किससे बना हुआ है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। देखिए पृथ्वी के कुल आयतन का, पूरी पृथ्वी को अगर देख लिया जाए, इसका जो पूरा आयतन है उसका कुल आयतन का 0.5% भाग ही हमारी ये भू प्रॉपर्टी है। कितनी है? 0.5%। कितनी है? मात्र 0.5% है। ठीक है, बहुत कम है दोस्तों। इसके बाद देखिए, अगर इसकी भूपटल की यानी कि इसकी क्रस्ट की रचना अगर देखी जाए तो ये किससे बना हुआ है, तो वजन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन 46.60% है। सिलिकॉन 27.72% है। इसके बाद देखिए एल्युमिनियम है 8.13% है। लोहा की बात करते हैं तो लोहा 9% है। कैल्शियम की बात करते हैं तो 3.6% है। इसके बाद सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। 8वें स्थान पे देखते हैं मैग्नीशियम भी है। ठीक है, मैग्नीशियम भी है। कुल मिला जुला के क्रस्ट का 98% भाग, कितना दोस्तों? क्रस्ट का 98% भाग इनसे बना हुआ है, इन तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या इसमें मिला हुआ है। 2% में क्या क्या आ जाएंगे, तो 2% में आपके सल्फर हो गए, कार्बन हो गए, निकल हो गए और अन्य कुछ जो है तत्व हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये क्रस्ट का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों आइए अब बात करते हैं मेंटिल का। तो मेंटिल जो बना होता है, देखिए बेसाल्ट पत्थरों के समूह से मिलके ये मेंटिल का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट पत्थरों के समूह से मिलकर ये मेंटिल का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के आयतन का 83% भाग, पृथ्वी के आयतन का 83% भाग किससे बना हुआ है? ये है आपका मेंटिल में आता है। ठीक है, पृथ्वी के आयतन का 83% भाग मेंटिल में आता है। द्रव्यमान की बात करते हैं तो 68% भाग जो है मेंटिल में पूरा द्रव्यमान है। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र एक्वायर करता है पृथ्वी का, वो कौन करता है? वो मेंटिल करता है। ठीक है, अब देखिए भूकंपीय साक्ष्य जब देखे गए, बहुत अच्छी तरह से भूकंपीय साक्ष्यों का जब अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि जो ऊपरी मेंटिल वाला भाग है, मतलब ये वाला भाग, ऊपरी मेंटिल वाला भाग मतलब ये वाला भाग, ऊपरी मेंटिल का भाग ये वाला भाग, तो ये बहुत ही मुलायम परतों से बना हुआ है। बहुत ही मुलायम, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा मुलायम। ठीक है, तो इस मुलायम परत को क्या नाम दिया गया? इस मुलायम परत को ही एथनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस मुलायम परत को ही एथनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और यह माना जाता है कि जो ठोस स्थल मंडल है, जो ठोस स्थल मंडल है वो जैसे वो किससे, वो इसी एथनोस्फीयर पे क्या हो रहा है? घूम रहा है और घूम सकता है, और यही जो है प्लेटों की गति को भी दर्शाता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, अब देखिए कोर की बात करते हैं तो कोर का घनत्व मेंटिल के घनत्व का 2 गुना है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अच्छा, अब एक चीज़ ये भी आता है कि ये बना किससे है, तो ये दोस्तों ये निकल प्लस लोहा, इन 2 चीज़ों से ये बना है। तो इस प्रकार से हम क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 चीज़ों के बारे में हम अच्छी तरह से देख, तो इस प्रकार हमने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अच्छी तरह से पढ़ लिया। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, ताकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, गरीब भाई बहन जो हैं, जो अपने बच्चों को एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि वो जाके बाहर पढ़ सकें, ठीक है, तो ये चैनल आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है पूरी जीएस की पूरी चीज़ और ऑप्शनल वाले भी चीज़ें आपको एकदम उपलब्ध करवाएगा। जब तक हम हैं, ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको उस लेवल तक ले जाएंगे कि आप कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। अगर मेरे साथ आप लगे रहेंगे तो मैं आप में भर दूंगा इसको, ऐसे बिल्कुल एकदम जैसे होता है कूच कूच के भर देना, तो उसको आपको भर दूंगा आपके शरीर में। जैसे आपका खून बहता है धमनियों में, वैसे ही मैं इसके अक्षरों को बहा दूंगा आपके धमनियों में। ये मेरी गारंटी है दोस्तों,
कहने का मतलब है कि आपको मैं इतना परिपक्व कर दूंगा कि किसी भी कंपटीशन के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है।